गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं और अब तक हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों, इतिहास पढ़ाना जब हम प्रारंभ किए थे तो पहले ही लेक्चर में हम इतिहास का परिभाषा आप लोग को बताए थे और भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालक्रम के अनुसार पढ़ना है इसके बारे में भी हम आप लोगों को बता दिए थे। दोस्तों, इतिहास का परिभाषा के संदर्भ में हम बताए थे कि मानवीय इतिहास का बीते हुए घटनाओं का अध्ययन को हम लोग इतिहास कहते हैं और भारतीय इतिहास के संदर्भ में इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पहला प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़े। दोस्तों, आइए प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मैं एक बार मौखिक स्वरूप में शॉर्ट में संक्षेप में बता देता हूं कि किस प्रकार हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाना शुरू किए थे और ये बताए थे कि प्राचीन भारत के इतिहास को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़े। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों काल खंडों के बारे में लेक्चर में हम काल अवधि भी बताए थे कि कितना समय से कितना समय तक ये काल रहे हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। दोस्तों, नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा गया है क्योंकि नवपाषाण काल में तांबे का आविष्कार किया जा चुका था। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े और इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में पढ़े, इसके महत्वपूर्ण शहर जो उस समय रहे थे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीय सभ्यता कहा गया है। इसके साथ ही दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। उसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़े। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, फिर जैन धर्म के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़े और 16 महाजनपद की जो सूची मिलती है दोस्तों, वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भागवती सूत्र। ये दोनों ही ग्रंथों से 16 महाजनपद की सूची मिलती है। इससे यह सिद्ध होता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था और प्रत्येक महाजनपद के एक राजा हुआ करते थे और अंततः इन 16 महाजनपदों में से सभी महाजनपदों को मगध महाजनपद द्वारा, अपने आसपास के सभी महाजनपदों को मगध जो महाजनपद होता है उसके द्वारा पराजित किया जाता है और मगध सबसे शक्तिशाली राजवंश के रूप में स्थापित होता है, जिसे हम लोग मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। मगध राज्य का उत्कर्ष का श्रेय जो जाता है, यानी कि मगध राज्य के आरंभिक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बृहद्रथ थे। बृहद्रथ वंश इसको कहते हैं, बृहद्रथ थे। और उसके बाद हम लोग मगध में कुछ महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, जैसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यहाँ पर दोस्तों एक प्रश्न हम बताए थे कि मगध वंश का अगर संस्थापक पूछा जाए तो बृहद्रथ होगा, लेकिन अगर मगध वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है, क्योंकि बिंबिसार ने मगध का असीम विस्तार किया था। विभिन्न नीतियों के द्वारा, युद्ध नीति, विवाह नीति, कूटनीति आदि के माध्यम से मगध का बहुत अधिक विस्तार किया था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बारे में पढ़े, फिर नंद वंश के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग यह पढ़े कि किस प्रकार नंद वंश का अंतिम शासक जो होते हैं उनको युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से हराया जाता है और मौर्य वंश की नींव रखी जाती है। उससे पहले हम लोग मौर्य पूर्व विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़े और फिर मौर्योत्तरकालीन कुछ राजा हुए हैं उसके बारे में पढ़े। फिर गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़े। गुप्त साम्राज्य पढ़ने के बाद हम लोग हर्षवर्धन के बारे में पढ़े। हर्षवर्धन यानी कि ये पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़े। उसके पहले दोस्तों ये हम लोग शुंग वंश वगैरह के बारे में पढ़े थे, मौर्योत्तर
मौर्य पूर्व या मौर्योत्तर काल में। उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास पढ़े। दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में बांटकर देखा गया। दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग, दक्षिण भारत के इतिहास के प्रथम भाग में हम लोग 3 राजवंशों के बारे में मुख्यतः पढ़े, चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश। यहाँ पर चोल वंश का संस्थापक करिकल को माना गया है, जबकि दक्षिण भारत के इतिहास का द्वितीय भाग में चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना गया है। और दक्षिण भारत के इतिहास का द्वितीय भाग को पढ़ाने के क्रम में हम लोग 6 राजवंशों के बारे में मुख्यतः पढ़े, जिसमें पल्लव, चोल, चालुक्य के वातापी के चालुक्य वंश, वेंगी के चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट, यह 6 राजवंशों के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग बंगाल और कश्मीर के इतिहास के बारे में पढ़े। फिर कामरूप, जिसको वर्तमान असम हम लोग कहते हैं, उसके इतिहास के बारे में पढ़े। तो ये था प्राचीन भारत का इतिहास का संक्षिप्त विवरण। इतना हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और लगभग 30 से 32 वीडियो होगा। यूट्यूब पर सारा ये वीडियो आपको क्रमानुसार मिल जाएगा, जिस प्रकार हम अभी संक्षेप में बताए। अगर आप यूट्यूब पर जाकर आस्था जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से सर्च करते हैं तो आपको सभी वीडियो इकट्ठे मिल जाएंगे। इसके पहले हम विश्व भूगोल पढ़ाए हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो लगभग अब तक हम लोग 75 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें 40 से 42 वीडियो जो है आपका विश्व भूगोल से है और 32 वीडियो लगभग एंशिएंट हिस्ट्री से होगा। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, तो आज के लेक्चर में मध्यकालीन भारत को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और मध्यकालीन भारत में कितना पढ़ना है इसका आज मैं संक्षेप से आप लोगों को बता दूंगा। तो आइए बिना कोई समय नष्ट किए, बिना कोई समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं। मैं फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत होती है, मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो शुरुआत होती है, मुख्य रूप से मुस्लिम आक्रमणकारियों से होता है। बाहरी आक्रमणकारी ये होते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इनकी छाप, इनकी जो यहाँ आक्रमण का छाप भारतीय इतिहास पर इस प्रकार पड़ जाता है कि इसको भारतीय इतिहास में स्थान देना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों जो भारत पर आक्रमण किया गया था वो अरबों का आक्रमण था। इसमें से मोहम्मद बिन कासिम, आप पढ़ेंगे जब हम लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें आपको पढ़ाएंगे कि पहला सफल आक्रमण अरबी ही थे, जिनका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। फिर मोहम्मद गजनी आते हैं, ये गजनी का शासक जो वर्तमान अफगानिस्तान का एक राज्य भी है गजनी। उसके बाद मोहम्मद गोरी आते हैं। मोहम्मद गोरी का ही दास रहता है। मोहम्मद गोरी जो है अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापतियों को सौंप कर ये वापस चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ से सल्तनत काल की शुरुआत होता है। मोहम्मद गोरी का ही एक प्रकार से गुलाम था, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना किया जाता है। तो इस बीच देखा जाता है यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों और राजपूत राजवंश के बीच कुछ संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है। तो सल्तनत काल से पहले हम लोग राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से जो मुख्यतः राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, आइए उसके बारे में दिखा देते हैं। परमार राजवंश, प्रतिहार, चौहान, चंदेल, सोलंकी, गढ़वाल और सिसोदिया। साथ ही एक यहाँ पर सोलंकी है, इसको गुजरात का चालुक्य वंश भी कहा जाता है। सोलंकी को गुजरात का, याद रख लीजिएगा दोस्तों, सोलंकी वंश को गुजरात का चालुक्य वंश। पहले हम दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश जो है जो पढ़ाए थे, वेंगी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश, और ये यहाँ पर गुजरात के चालुक्य वंश को सोलंकी वंश कहा गया है। उसके बाद गढ़वाल राजवंश, जिसको राठौर राजवंश भी कहा गया है। फिर सिसोदिया राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राजपूत राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और ये लगभग 3 से 4 लेक्चर में खत्म होगा। ये 1, 2, 3 लेक्चर में खत्म होगा और ये सभी जो है एक लेक्चर में खत्म होगा। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि सल्तनत काल का युग मध्यकालीन भारत में प्रारंभ हो जाता है। सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है, इसको हम लोग दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं। सल्तनत काल को दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। और याद रखिएगा दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में हम 5 राजवंशों के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में प्रश्न भी दे देता है,
आपको प्रश्न पूछ देगा कि इनमें से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। आता है वाला में जो है 3 तो ऐसा राजवंश रहेगा जो नहीं होगा, और एक तो आपको गुलाम राजवंश दे देगा। तो इसमें कौन सा आता है, तो गुलाम राजवंश आता है जो ऑप्शन में आपका रहेगा, तो गुलाम राजवंश मानिएगा। साथ ही देगा कि इनमें से कौन सा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि इनमें से कौन सा सल्तनत काल का वंश नहीं है, तो गुलाम दे देगा, खिलजी दे देगा, तुगलक दे देगा, और साथ में बहमनी साम्राज्य दे देगा। तो बहमनी साम्राज्य जो है सल्तनत काल के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी जब अपने विजित प्रदेशों को अपने दासों को सौंपकर चले जाते हैं, तो उन्हीं में से गुलाम वंश के जो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, मोहम्मद गोरी के ही एक तरफ से दास थे, और इसके सेनापति भी समय अनुसार बन जाता है। वो हम गुलाम वंश जब पढ़ाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धि के बारे में पढ़ाएंगे, किस प्रकार जो है मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा था, और फिर वो धीरे धीरे उसके विश्वास पात्र से उसके सेनापति तक बन जाते हैं। तो ये 5 राजवंश के बारे में सल्तनत काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। सल्तनत काल को दोस्तों दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। पहला गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश को पदस्थापित करके खिलजी वंश आया, खिलजी वंश को पदस्थापित करके तुगलक वंश आया, और तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आया, और उसके बाद लोदी वंश आता है। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी होते हैं। बहलोल लोदी के बाद उनका पुत्र सिकंदर लोदी राजा बनता है, और सिकंदर लोदी के बाद उनका पुत्र इब्राहिम लोदी बनता है। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था, और उसके बाद मुगल वंश का दौर शुरू हो जाता है। उसके पहले हम लोग ये 2-3-4 क्लास होगा इसमें, इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तुगलक वंश का जो एक शासक होता है मोहम्मद बिन तुगलक, इसी के काल में शायद 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है। साथ ही सल्तनत काल में ही भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन दोस्तों हिंदू धर्म में कुरीतियों को मिटाने के लिए भक्ति आंदोलन चलाया गया था, और सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में कुरीतियों को हटाने के लिए सूफी आंदोलन चलाया गया। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही देखेंगे कि किस प्रकार पानीपत का प्रथम युद्ध में लोदी वंश के संस्थापक जो हैं इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था, और हराने के बाद मुगल वंश की नींव रखी गई थी। यहाँ तो कई युद्ध देखने को मिलती है दोस्तों, लेकिन लोदी वंश के जो अंतिम राजा इब्राहिम लोदी थे, वो एकमात्र ऐसा सल्तनत कालीन सुल्तान थे जिनकी हत्या युद्ध स्थल पर, यानी कि बाबर ने इसको मार डाला था, युद्ध में ही इसको मार डाला था। तो एकमात्र सुल्तान इब्राहिम लोदी होते हैं जिनकी हत्या युद्ध स्थल में ही कर दी जाती है। ऐसे कई युद्ध देखा जाता है, लेकिन हारने के बाद राजा को मारा नहीं जाता था, उनको बंदी बना लिया जाता था, या उनके क्षेत्र को जीत लिया जाता था, लेकिन मारा नहीं जाता था। लेकिन इब्राहिम लोदी मात्र एक ऐसा सुल्तान है जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था, और मार के बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की नींव रखी जाती है। बाबर जो है कुछ खास, जैसे 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद मुगल वंश की नींव रखी जाती है, और 1530 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उनका पुत्र हुमायूं राजा बनता है। और यहीं पर देखा जाता है कि शेर शाह सूरी जो बिहार का एक शासक रहते हैं, इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, और 15 वर्षों तक जो है मुगल वंश को पदस्थापित करके सूर्यवंश की स्थापना किया था। उसके बाद इनकी मृत्यु 1555 ईस्वी में हो जाती है, और उसके बाद पुनः हुमायूं आता है, और हुमायूं गद्दी स्थापित करता है। हुमायूं के बाद उनका पुत्र अकबर राजा बनता है, और फिर देखा जाता है कि अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था दोस्तों, और जहांगीर के बाद फिर शाहजहां राजा बनता है, फिर औरंगजेब बनता है। उसके बाद देखेंगे कि कमजोर मुगल वंश के राजाओं का काल शुरू हो जाता है। इसको उत्तर मुगल काल कहा, क्योंकि ढलान की ओर, मुगल काल ढलान की ओर चलने लगता है। तो औरंगजेब के बाद ही जो है उत्तर मुगल काल का शुरुआत हो जाता है, और लास्ट जो है बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, जिनके बाद मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। और वहां से उस बाद हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक अध्याय ये भी है, इतना बड़ा साम्राज्य जो था मुगल वंश का था,
उसका पतन कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। एक लेक्चर में मुगल काल का पतन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लगभग 25 से 30 लेक्चर होगा, हम लोग पूरा मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़कर समाप्त कर देंगे। दोस्तों ये पूरा पढ़ने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आपसे नहीं छूटेंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हम संक्षिप्त में बताए कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग कितना पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास कैसा लगा, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। साथ ही कमेंट करना ना भूलें, कमेंट से हमें पता चलता है कि क्लास में क्या सुधार होना है और नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करके प्रस्तुत करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन।